हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नंदवंश। जो शिशुनाग वंश के बाद एक नए राजवंश का उदय होता है, नंदवंश का। तो नंदवंश को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बारे में जान लेते हैं कि शिशुनाग, जिसका अंतिम शासक का नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, ये कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, इसकी हत्या कर दी जाती है महापद्मानंद के द्वारा। ठीक है, महापद्मानंद के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसको हम लोग नंदवंश के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी किस चीज का, कि नंदवंश का स्थापना कैसे होता है। ठीक है, तो नंदवंश का स्थापना कैसे होता है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। इसकी हत्या कौन करता है? तो महापद्मानंद के द्वारा किया जाता है और महापद्मानंद के द्वारा ही एक नए राजवंश का स्थापना किया जाता है, जिसको हम लोग नंदवंश के नाम से जानते हैं। तो नंदवंश का जब स्थापना होता है, तो इसका टाइम पीरियड जो है नंदवंश का, वो 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक चलता है। ठीक है, मतलब टोटल नंदवंश का अगर टाइम पीरियड हम लोग देखें तो 22 साल तक चला। ठीक है, 22 साल तक ही नंदवंश का शासनकाल इतिहास में चलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जीवन काल में कौन कौन सा घटना घटा, इसने अपने जीवन काल में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की। तो इस सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, हो सकता है इसको एक ही वीडियो में इसको खत्म करना पड़े, क्योंकि इस शासन काल के बारे में या नंदवंश के बारे में इतिहास में कोई ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके संस्थापक को लेकर के। ठीक है, तो इसके संस्थापक का नाम क्या बताएं हम आपको? महापद्मानंद। पद्मानंद ये कौन है? तो ये नंदवंश का संस्थापक है। ठीक है, अब हम आपको ऐसा कुछ जीके बताते हैं जो शायद आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो पहला टॉपिक में आते हैं कि महापद्मानंद के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो शायद आप इतना बुक पढ़े होंगे, अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा कि इसके पिता का नाम भी कुछ था। ठीक है, तो चलिए, हमारे चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी पुस्तक को आप अगर टच नहीं भी कीजिएगा तो आप हमारे वीडियो से पढ़ करके आसानी से कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं महापद्मानंद के पिता का नाम क्या था? महानंदी था। महानंदी ये कौन है? तो महापद्मानंद के पिता है। अब भैया, हम किसी को भी किसी का बाप तो बना नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ प्रमाण तो चाहिए। ठीक है, तो महानंदी जो है इसके पिता है, यह प्रमाण हमको कैसे मिला? तो इसका प्रमाण हमको कोई साहित्य या किताब से मिला, जिसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको कि महानंदी जो था वो महापद्मानंद के पिता थे। ठीक है, तो वो पुस्तक कौन कौन सा है? तो वह पुस्तक का नाम है पुराण और मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये दो किताब है जिसमें महानंदी के बारे में उल्लेख हमको मिलता है और यह बताया गया है
कि महापद्मानंद के पिता जो थे वो कौन थे? महानंदी थे। ठीक है, और ये महानंदी जो है वो शिशुनाग वंश का कौन था? एक क्षत्रिय जाति का व्यक्ति था। शिशुनाग वंश का क्षत्रिय जाति का था। ठीक है, क्षत्रिय जाति का व्यक्ति था। ठीक है, तो ये शिशुनाग वंश का आदमी है और हम लोग पढ़ रहे हैं नंद वंश के बारे में। तो भैया शिशुनाग समाप्त हुआ तभी तो हम लोग नंद वंश में आए। तो अगर शासक बना है तो शिशुनाग के शासन काल में ही कोई व्यक्ति आकर के शासक बना यहाँ पे नंद वंश में। तो इसलिए इसके पिता जो थे वो शिशुनाग वंश का क्षत्रिय जाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था महानंदी, और उसी का पुत्र कौन था? महापद्मानंद था, जो एक नए राजवंश को स्थापित करता है जिसका नाम है नंद वंश। ठीक है, इस नंद वंश को हम लोग अलग अलग पुस्तक में अलग अलग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? नंद वंश। लेकिन अगर हम लोग पुराण की बात करें तो पुराण में इसको महापद्म के नाम से जानता था। ठीक है, इसको कौन सा वंश बोला जाता था? महापद्म। ठीक है, एक पुस्तक और है महाबोधि। ठीक है, क्या? महाबोधि वंश। ठीक है, इसमें उसको उग्रसेन क्या बोला जाता था? उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। महाबोधि में इसको क्या बोला जाता था? उग्रसेन। और पुराण में कहा बोला जाता था? महापद्म के नाम से जाना जाता था। तो ये है नंद वंश के बारे में एक छोटा मोटा सा जानकारी। ठीक है, ये महापद्मानंद के पिता का नाम क्या था? महानंदी था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो पुराण और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से मिला। ठीक है, अन्य पुस्तकों में नंद वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता था। पुराण में इसको महापद्म कहा जाता था और महाबोधि में इसे उग्रसेन के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये था नंद वंश का बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम लोग पढ़ते हैं महापद्मानंद के बारे में। ठीक है, तो महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, बहुत ही एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो इसकी शक्ति को हम लोग कैसे जानेंगे? या हम लोग जो बोल रहे हैं कि महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का एक शक्तिशाली राजा था, तो इसके शक्ति को हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसके उपाधि से या इसके कार्यों से हम इसके बारे में जान सकते हैं कि महापद्मानंद जो था वास्तव में एक शक्तिशाली शासक था या झूठ है। ठीक है, तो महापद्मानंद को जैसे ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसे अलग अलग उपाधि या उपनाम से जानते हैं। ठीक है, किसको? महापद्मानंद को। महापद्मानंद को पहला उपाधि मिला था भार्गव का। ठीक है, पहला उपाधि क्या है? भार्गव। दूसरा उपाधि क्या है? सर्वछत्रात्मक। ठीक है, दूसरा उपाधि क्या है? सर्वछत्रात्मक। और तीसरा एक उपाधि है एकारट। ठीक है, पहला उपाधि क्या है? भार्गव, दूसरा उपाधि सर्वछत्रात्मक और तीसरा एकारट। ठीक है, तो इन सभी उपाधि का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो भार्गव का मतलब क्या होता है? तो भार्गव का अर्थ होता है परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार। साथ साथ में बोलते भी चलिएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भार्गव का क्या मतलब होता है? परशुराम का अवतार। ठीक है, अब दूसरा का अगर हम बात करें सर्वछत्रात्मक, इसका क्या अर्थ होता है? क्षत्रिय को विनाश करने वाला। क्षत्रिय को
विनाश करने वाला। ठीक है, सर्व छत्रात्मक का क्या अर्थ होता है? तो बोलिए, क्षत्रिय को विनाश करने वाला। ठीक है, अब तीसरा का अगर हम बात करें, एकारट। ठीक है, एकारट का अर्थ होता है सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला, या फिर विशाल प्रदेश पर विजय प्राप्त करने वाला। इसका दो अर्थ होता है एकारट का। पहला अर्थ क्या? सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। या दूसरा अर्थ क्या होता है? विशाल प्रदेश पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो विशाल प्रदेश या सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है? इसको क्यों बोलते हैं? तो थोड़ा सा मैप से समझिए कि मान के चलिए ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, तो ये पूर्व में गंगा घाटी तक, ठीक है, पश्चिम में यहां तक पाकिस्तान, और उत्तर में आपका, और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। मतलब कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशाओं में विजय प्राप्त किया था और एक विशाल साम्राज्य का निर्धारण किया था। ठीक है, ये चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किया था और एक विशाल प्रदेश का निर्माण किया था, जिसके कारण इसे एकारट की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो ये था क्या कि उपनाम से उसकी शक्ति का हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उपनाम को जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि सच में महापद्मानंद जो था वो भले ही छोटे शासन काल के लिए ही शासन किया, लेकिन यह बहुत ही बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया था। और ये पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन का नींव को डाला था। ठीक है, केंद्रीय शासन को आरंभ किया था। ठीक है, केंद्रीय शासन कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभ में जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो भारत में अनेक छोटे छोटे साम्राज्य कई हिस्सों में बटा हुआ था। जब एक राजा सभी साम्राज्य को जीत लेता था और उसके अपने अंतर्गत रखता था और उस पर वह शासन करता था, मतलब कि वो सभी को एकजुट मिला करके केंद्र में बैठ करके वो शासन संभालता था। ठीक है, ये जो केंद्रीय शासन हम लोग देख रहे हैं, ये आपको पॉलिटी में काफी अच्छा से समझ में आएगा कि केंद्रीय शासन का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य जो साइड एरिया में है उसको सभी को जीत करके एक साथ मिला करके एक के द्वारा शासन किया जाना। जो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि भारत में 28 राज्य है, लेकिन सब पे एक ही व्यक्ति शासन करता है, वो है प्रधानमंत्री। तो उसी तरह महापद्मानंद भी विशाल साम्राज्य पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त किया और केंद्रीय शासन का नींव को रखा था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो महापद्मानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग और जानने का कोशिश करेंगे तो इसके बारे में हमें कलिंग में स्थापित अभिलेख, जिसका नाम है खारवेल,
अभिलेख। इसके बारे में, महापद्मानंद के बारे में इस खारवेल अभिलेख में भी हमको जानकारी देखने को मिलता है। और आप खुद जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि खारवेल अभिलेख में महापद्मानंद के बारे में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या बताया गया है, तो उससे आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये सच में प्राचीन समय में बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक रहा होगा। ठीक है, तो कलिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि कलिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, जैसे कि हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक के शासनकाल में वह कलिंग विजय प्राप्त करता है। तो उस समय जब वह कलिंग में विजय प्राप्त करता है तो उस समय कलिंग काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक था। और महापद्मानंद के शासनकाल में भी कलिंग जो था वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। तो जब कलिंग का उस समय एक राजा था खारवेल, जिसने एक अभिलेख का निर्माण करवाया था जिसको हम लोग बोलते हैं खारवेल अभिलेख। ठीक है, और वो खारवेल अभिलेख कहाँ है? तो कलिंग में है। और कलिंग कहाँ है वर्तमान समय में? तो कलिंग जो है वर्तमान समय में उड़ीसा में है। ठीक है, तो खारवेल अभिलेख में महापद्मानंद के बारे में यह लिखा गया है कि मगध का एक शासक है, वह कलिंग पे आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद वह कलिंग पे विजय प्राप्त करता है। ये पहला वाक्य उसमें लिखा गया है। किसमें? खारवेल अभिलेख में। क्या लिखा है कि मगध का एक शासक जिसका नाम क्या था? महापद्मानंद था, उसने कलिंग पे आक्रमण की और साथ साथ में उसने विजय प्राप्त किया। ठीक है, ये पहला टॉपिक जो कि खारवेल अभिलेख में लिखा हुआ है। दूसरा का अगर हम बात करें तो जब महापद्मानंद कलिंग पे आक्रमण करता है तो कलिंग में एक मूर्ति थी जिसको हम लोग जिनसेन की मूर्ति कहते हैं। जिनसेन की मूर्ति। ठीक है, यह मूर्ति जो है वो जैन धर्मगुरु का है। जैन धर्मगुरु का। ठीक है, धर्मगुरु कहने का, जैन धर्मगुरु कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह इस 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर और थे जिसका नाम है जिनसेन। ठीक है, इसकी मूर्ति जो थी वह कलिंग में था और महापद्मानंद जब कलिंग में विजय प्राप्त करता है तो इस जिनसेन की मूर्ति को वो कहाँ लेके चला आता है? तो मगध। ठीक है, कहाँ लेके चला आता है? मगध। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिनसेन की मूर्ति को वो मगध लेके चला जाता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो खारवेल अभिलेख से मिल रहा है। ठीक है, तीसरा चीज लिखा हुआ खारवेल अभिलेख में कि यहाँ पे तनुशूली नहर का निर्माण किया गया था। किस चीज का? तनुशूली नहर का। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो महापद्मानंद। ठीक है, तनुशूली नहर को किसने बनवाया था? तो महापद्मानंद के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नहर बनाने का श्रेय किस प्राचीन शासक को दिया जाता है, तो अगर ऑप्शन में आपको महापद्मानंद लिखा रहे तो आप महापद्मानंद को ही टिक मारिएगा। अदरवाइज अगर महापद्मानंद ना दे करके चंद्रगुप्त मौर्य दिया रहे तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को मार सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन तब पर भी आप याद रखिएगा अगर महापद्मानंद ऑप्शन में रहे और चंद्रगुप्त मौर्य ना रहे तो आप महापद्मानंद को टिक मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम नहर बनाने का श्रेय
किसको दिया जाता है? तो महापद्मानंद को दिया जाता है। तो ये सभी वाक्य जो लिखा हुआ है वो खारवेल अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जरा आप सोचिए कि महापद्मानंद सच में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक होगा जो कलिंग पर भी उस समय विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, महापद्मानंद के बारे में और एक टॉपिक पढ़ना है कि पाणिनि जो है इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा था। किसने? पाणिनि ने। और ये महापद्मानंद का समकालीन था। मतलब जब महापद्मानंद का शासन व्यवस्था चल रहा था उस समय पाणिनि भी अपना पुस्तक लिख रहा होता है। ठीक है, कहा यह जाता है कि महापद्मानंद और पाणिनि में काफी अच्छी मित्रता थी। ठीक है, किसके किसके बीच? तो महापद्मानंद और पाणिनि के बीच में काफी अच्छा मित्रता देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि पाणिनि किसके समकालीन थे? ठीक है, तो उस समय आप देखिएगा महापद्मानंद अगर दिया हुआ है तो महापद्मानंद जो होगा वो सही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था टोटली महापद्मानंद के बारे में जानकारी। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महापद्मानंद वाकई में एक बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक था जिसने अपने शासनकाल में एक विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और उस पर शासन किया था। ठीक है, अब चलिए महापद्मानंद के बारे में पढ़ रही है। अब इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद 8 शासक, कुल मिलाकर के 9 शासक नंद वंश में शासन करते हैं महापद्मानंद को लेकर के। अब हमने क्या बताया कि महापद्मानंद को लेकर के टोटल 8 शासक, महापद्मानंद लेकर के कितना हो जाएगा? 9। अब 9 शासक इतना विशाल साम्राज्य में शासन किया, लेकिन उसके बाद भी वह केवल और केवल 22 सालों तक ही शासन कर पाया। ऐसा क्यों? तो महापद्मानंद के बाद जो भी उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए आया वो अयोग्य शासक साबित हुआ। ठीक है, वो शासन कम कुशासन करने के लिए ज्यादा आए थे, जिसके वजह से नंद वंश केवल और केवल 22 सालों तक ही शासन चला पाया। ठीक है, तो महापद्मानंद के बाद जो इसका उत्तराधिकारी के रूप में आता है उसका नाम है उग्रसेन, जो महापद्मानंद के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आता है। इसके बाद पांडुक नाम का एक व्यक्ति है जो नंद वंश के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। पांडुक के बाद अगर हम देखें तो पांडुगति नाम का एक व्यक्ति है जो नंद वंश के उत्तराधिकारी के रूप में शासन करने के लिए आता है, लेकिन यह भी एक अयोग्य शासक ही साबित हो पाता है। ठीक है, इसके बाद भूतपाल नामक व्यक्ति उत्तराधिकारी बनता है। यह भी अयोग्य शासक ही साबित हो पाता है, जिसके बाद इसका शासन व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चलता है। और अगला व्यक्ति राष्ट्रपाल नामक व्यक्ति शासन करने के लिए आता है, जो यह भी अयोग्य शासक साबित होता है। और अंततः घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक बन के आता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो घनानंद। ठीक है, ये कौन है? अंतिम शासक। किस वंश का? तो नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश भी इन सभी उत्तराधिकारी के जैसे ही अयोग्य शासक साबित होता है।
ठीक है। अयोग्य शासक कैसे? तो घनानंद के बारे में हम लोग जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि घनानंद आखिर कैसे अयोग्य शासक साबित होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा मोड़ा यह जान लीजिए कि जब यह शासन व्यवस्था में बैठा था तो यह केवल और केवल मदिरा और वेश्याओं का नृत्य करवाना, इसी में यह अपना समय को व्यतीत करता था। इसके अलावा इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। वह धन संचय के लिए जाना जाता था कि वह धन को काफी ज्यादा संचय करके रखता था। लेकिन किस तरह से? तो वो आक्रमण करके, किसी को लूट करके, दूसरे राज्यों को अपने पर विजय प्राप्त करके धन संचय नहीं करता था। वो क्या करता था? अपने प्रजाओं के ऊपर तरह तरह का टैक्स लगा करके उससे धन को संचय करता था, जिसके फलस्वरूप प्रजा जो है वो घनानंद से काफी ज्यादा नाराज था। इस चीजों को बताने के लिए एक महान व्यक्ति चाणक्य इसके दरबार में जाते हैं, ठीक है, कि आप जो शासन व्यवस्था कर रहे हैं यह शासन व्यवस्था सही नहीं है, अपने शासन व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। लेकिन घनानंद जब सोचता है कि एक छोटा मोटा ब्राह्मण हमको सलाह देने आया है, तो घनानंद चाणक्य के ऊपर गुस्सा करता है और उस चाणक्य का अपमान करता है, जिसके बाद चाणक्य को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसी समय प्रण लेता है कि अब घनानंद को मार करके एक नए राजवंश का उदय करेंगे। जिसके बाद चाणक्य इतना बोल करके घनानंद के राजदरबार से निकल जाता है। तो घनानंद सोचता है कि एक अकेला ब्राह्मण मेरे जैसे शक्तिशाली शासक को कैसे नष्ट कर सकता है, ये कहीं ना कहीं पागल ब्राह्मण है, इसको सजा दे करके भी कोई फायदा नहीं है, और उसको छोटा समझ करके चाणक्य को छोड़ देता है। जिसके बाद चाणक्य उसके दरबार से निकल करके तक्षशिला की ओर प्रस्थान करता है, ठीक है। और यही चाणक्य आगे चल करके एक विशाल सेना के साथ घनानंद पर आक्रमण करता है और नंद वंश का समाप्ति करता है, ठीक है। तो उसको क्या पता बेचारा को कि चाणक्य जो है एक अकेला ब्राह्मण ना हो करके इसके साम्राज्य को विनाश करने वाला दूत बन जाएगा, नहीं तो घनानंद उसका कभी अपमान करता ही नहीं, ठीक है। तो घनानंद के बारे में ये सब जानना है। ये कोई अपने जीवन काल में किसी तरह का कार्य नहीं किया जिसको हम लोग पढ़ना है। केवल और केवल अपने जीवन को वह विलासिता पूर्ण में जिया, जिसके वजह से इसके शासन काल में कोई वैसी घटना नहीं घटी जो कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक घटना होता है कि घनानंद जब शासन व्यवस्था को संभाले रखता है, जब वह शासन करता है, तो उसी समय सिकंदर भारत में आक्रमण करता है, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय काल में ही होता है, ठीक है। घनानंद के समय काल अर्थात इसको हम लोग समकालीन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर समकालीन शासक कौन था? तो उस समय आपको क्या आंसर लगाना है? तो घनानंद आंसर लगाना है, ठीक है। जब घनानंद जो था उसके पास तो बहुत ही विशाल साम्राज्य था, ठीक है, साथ साथ में इसके पास सेना भी विशाल था, जिसके वजह से सिकंदर जो है वो इस पर आक्रमण करने से पहले डर रहा होता है, जिसके कारण सिकंदर वह वापस लौट जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है कि घनानंद के समय काल में ही सिकंदर का आक्रमण भारत में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा अंतिम शासक, कौन? घनानंद। किस वंश का? नंद वंश का। तो ये टॉपिक जो है वो पूरा आज हमारा खत्म हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इससे आगे वाले चैप्टर में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें घनानंद के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
कि आखिर घनानंद कैसे उसके साथ पेश आया था, जिसकी वजह से चाणक्य उसका पतन कर देता है और मौर्य साम्राज्य का नींव डाला जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।